हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसके नॉलेज हब, जहां हम जीएस के इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के बारे में डिस्कस करते हैं जो आपको ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हेल्प करेगा। तो हमारी जो सीरीज़ थी वो इंडियन ज्योग्राफी से स्टार्ट हुई थी और इंडियन ज्योग्राफी के हमने 2 चैप्टर्स कवर किए थे और कल हमने इसका तीसरा चैप्टर स्टार्ट किया था। वो था फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का पार्ट 1, यानी कि भारत के भू आकृतिक विभाजन। मतलब भारत की जो भू आकृति है वो उच्चावच और संरचना के आधार पर किन किन भागों में विभाजित की गई है। तो हमने देखा था कि भारत की जो भू आकृति है वो मुख्यतः 5 भागों में विभाजित की गई है और वो 5 भाग कौन कौन से थे? उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, मध्यवर्ती या उत्तर का मैदानी क्षेत्र, प्रायद्वीपीय क्षेत्र, तटवर्तीय क्षेत्र और द्वीपीय क्षेत्र। और हमने ये भी कहा था कि ये चैप्टर काफ़ी बड़ा है, तो हर पार्ट्स के, हर फिजियोग्राफिक डिवीज़न के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज जो है वो फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया का पार्ट 2 है, यानी कि आज दूसरा दिन है। कल हमने जो फर्स्ट क्लास किया और उसके बाद इसके कुछ क्लासेस और होंगे जिसमें ये चैप्टर कंप्लीट होगा। तो इस चैप्टर में हम एक रफ स्ट्रक्चरल डिस्कशन करेंगे और इसके नोट्स की चिंता ना करें। जिस दिन इस चैप्टर का लास्ट क्लास होगा उस दिन आपको इसके सारे नोट्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। तो आज हम फिजियोग्राफिक डिवीज़न ऑफ इंडिया में 5 भागों में विभाजित किया, जिसमें से आज हम पढ़ेंगे उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र। उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र, हम जानते हैं कि भारत का जो उत्तरी भाग है, ये वाला जो भाग है वो पूरी तरह से पर्वतीय श्रृंखला से घिरा हुआ है, पूरी तरह से पर्वतों से घिरा हुआ है। तो इसी वजह से हम इसे उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र कहते हैं। तो यहाँ पे कौन सी श्रृंखला मौजूद है? तो यहाँ पे हिमालयन श्रृंखला यानी कि हिमालयन रेंजेस स्थित है। हिमालय श्रृंखला। अब इसे श्रृंखला क्यों बोलते हैं? तो पर्वतों की जो श्रृंखलाएं होती है, क्योंकि यहाँ पे एक पर्वत तो है ही नहीं, कई छोटे बड़े पर्वतों की श्रृंखला है। तो कई छोटे बड़े पर्वतों की श्रृंखलाओं को क्या कहते हैं? पर्वत श्रृंखला कहते हैं। इसी वजह से ये हिमालयन श्रृंखला कहलाती है। तो हिमालयन श्रृंखला में सबसे पहले हम देखेंगे कि हिमालय का उत्पत्ति और विस्तार कैसे हुआ, उसके बाद हिमालय को कितने भागों में बांटा गया। तो सबसे पहले हम देखते हैं हिमालय की उत्पत्ति। हिमालय की उत्पत्ति। तो हम जानते हैं कि काफ़ी समय पहले जो पृथ्वी था, तो पृथ्वी का थल भाग पूरी तरह से एक था, पूरा थल भाग एक था। अभी जिस प्रकार से सारा कुछ बांटा गया है, जैसे महाद्वीपीय, जैसे यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, अफ्रीका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया है, तो इस तरीके से अलग अलग जगहों में है और कहीं कहीं वाटर बॉडीज़ हैं और ओशियन है। लेकिन क्या था कि पूरा थल भाग, पूरा जो लैंड है, पूरा थल एक ही था, अलग अलग जगहों पे नहीं था, सारे आपस में मिले हुए थे और चारों ओर ये जल से घिरा हुआ था। तो ये जो वो थल भाग जो पूर्णतः एक ही थल भाग स्थित था, तो उस थल भाग को हम कहते थे पेंजिया। और वैसा जल भाग जो पेंजिया को चारों ओर से घेरे हुए था उसे हम पेंथिलासा कहते हैं। और इसके बीचों बीच से एक समुद्र पार होती थी जिसे हम तेथिस सी कहते थे, तेथिस सागर। तेथिस सागर का उत्तरी भाग अंगारा भूमि और दक्षिणी भाग गोंडवाना भूमि। तो इसे आपको नोट करने की, बहुत ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ाएंगे, उसमें महाद्वीपीय सिद्धांत पढ़ाएंगे, तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपको क्लियर कर दी जाएंगी। तो आज हम इसका एक रफ डिस्कशन करते हैं। तो बीचों बीच तेथिस सागर थी। तो क्या होता है, इस थल के नीचे, पृथ्वी के धरातल के नीचे कई सारे प्लेटें हैं, कई सारे छोटी बड़ी प्लेटें हैं।
तो जब यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में, क्योंकि हम जानते हैं कि हर प्रतिवर्ष भूतल की यानी कि अर्थ सरफेस के अंदर की जो प्लेटें हैं वो 6 से 12 सेंटीमीटर तक खिसकती है। तो ये खिसकते खिसकते यूरेशियन प्लेट और इंडियन प्लेट आपस में संपर्क में आती है, और संपर्क में आने से ये जैसे ही आपस में संपर्क में आती है तो ये जो थल भाग से मलबों का धसाव होना शुरू हो जाता है, यहाँ पे मलबे जमा होने शुरू हो जाते हैं। तो इसी वजह से यहाँ पे तेथिस सी के जगह पर हिमालय पर्वत का विस्तार हुआ, हिमालय पर्वत का विस्तार हुआ। तो आप नोट्स की बिल्कुल चिंता ना करें, इसके सारे नोट्स आपको दे दिए जाएंगे। तो हम ये इस प्रकार से कह सकते हैं कि हिमालय जो है एक वलित पर्वत है, क्योंकि ये फोल्डेड माउंटेन यानी कि वलन से इसकी उत्पत्ति हुई है। वलन यानी कि मुड़ना। तो इस प्रकार से हिमालय की उत्पत्ति प्लेट विवर्तनिकी से हुई है, प्लेट विवर्तनिकी। और ये क्या है? वलित पर्वत है, न्यू फोल्डेड माउंटेन है, वलित पर्वत। हिमालय की ऊंचाई अगर देखा जाए तो विश्व की सर्वोच्च चोटियां यहीं पे पाई जाती हैं, और ये विश्व की सबसे ऊंची श्रृंखलाओं में से हिमालयन श्रृंखला है। तो इसकी औसत ऊंचाई कितनी, इसकी चोटियों मतलब हिमालय की अगर औसत ऊंचाई देखा जाए तो 6000 मीटर है, और ये 5 लाख वर्ग किलोमीटर के एरिया में विस्तृत है, किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत है। ये लगभग 5 लाख किलोमीटर स्क्वायर तक फैला हुआ है। उसके बाद देखा जाए तो हिमालय की जो ऊंचाई है, चौड़ाई जो है, ऊंचाई तो लगभग 6000 मीटर है, और चौड़ाई देखा जाए तो यहाँ पे उत्तरी वाले क्षेत्र में, नॉर्दर्न रीजन में इसकी चौड़ाई काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 400 किलोमीटर जम्मू कश्मीर वाले एरिया में। और धीरे धीरे जैसे जैसे ये पूर्वी क्षेत्र की ओर बढ़ता है, इसकी जो चौड़ाई है वो कम होते जाती है, इस तरीके से कम होते जाती है। तो अगर इसकी औसत ऊंचाई, हिमालय की औसत ऊंचाई उत्तरी भाग के जम्मू कश्मीर में देखा जाए तो लगभग 400 किलोमीटर है, और जैसे जैसे हम अरुणाचल प्रदेश पूर्वी ओर बढ़ते हैं तो कम होती जाती है, तो वहाँ पे 150 किलोमीटर की ऊंचाई है। उसके बाद हिमालय को कितने भागों में बांटा गया है? हिमालय को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। हिमालय की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत तो हमने देख लिया, अब पढ़ेंगे हिमालय का विभाजन। तो इसे दो आधार पर विभाजित किया गया है। पहला, उत्तर से दक्षिण के आधार पर, उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र के आधार पर, और दूसरा डिवाइड किया गया है नदियों के आधार पर। तो आज हम पढ़ेंगे कि उत्तर से दक्षिणी विस्तार के आधार पर हिमालय का विभाजन 4 प्रकार में हुआ है। वो 4 प्रकार कौन कौन से हैं? सबसे पहला है ट्रांस हिमालय, दूसरे नंबर पे है वृहद हिमालय, इसे हम हिमाद्री श्रृंखला भी बोल सकते हैं, हिमाद्री हिमालय भी बोल सकते हैं, या हिमाद्री श्रेणी। तीसरे नंबर पे है मध्य, लघु या हिमाचल हिमालय। उसके बाद चौथे नंबर पे हमारा शिवालिक हिमालय। इसे हम ऊंचाई के आधार पर नहीं बोलेंगे, इसे हम उत्तर से दक्षिण पर, कि सबसे उत्तरी छोर पर कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, उसके बाद कौन सा है, और उसके बाद कौन सा है। देखा जाए तो सबसे उत्तर में तो सबसे ऊंचाई पर होगा, लेकिन नहीं, सबसे ऊंचाई पर सबसे ज़्यादा ऊंची चोटियाँ बृहद हिमालय में स्थित है। तो इसे ऊंचाई के आधार पर विभाजित करना ये गलत कहलाएगा। तो उत्तर से दक्षिणी क्षेत्र के आधार पर विभाजित किया जाता है ट्रांस हिमालय, वृहद हिमालय, मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय। तो सबसे उत्तर में देखा जाए तो ट्रांस हिमालय है, उसके बाद है वृहद हिमालय, उसके बाद है लघु हिमालय और उसके बाद है शिवालिक हिमालय।
तो आज जो है इसके हम दो पार्ट्स की चर्चा करेंगे, ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय, क्योंकि इसमें डेटा काफ़ी ज़्यादा है, तो इसी वजह से दो पार्ट्स को आज हम डिस्क्राइब करेंगे और दो पार्ट्स को हम इसे कल डिस्क्राइब करेंगे। तो बाकी के जो टॉपिक्स है छोटे छोटे हैं, तो सबसे जो मुख्य टॉपिक है वो उत्तरवर्ती पर्वतीय क्षेत्र में ज़्यादा डेटा है। तो देखते हैं कि हिमालय को 4 भागों में विभाजित किया गया। ट्रांस हिमालय के बारे में हम पढ़ेंगे। ट्रांस हिमालय, तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है। वो 3 भाग कौन कौन से हैं? तो पहला भाग है काराकोरम, दूसरा भाग है लद्दाख और तीसरा भाग है जास्कर। काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ध्यान रहे, ट्रांस हिमालय, बृहद हिमालय और लघु हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच को डिवाइड करने वाले निम्नलिखित जोन हैं, जिनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ट्रांस हिमालय को 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो काराकोरम और लद्दाख से जो नदी गुजरती है वो है श्योक, और लद्दाख और जास्कर के बीच से जो नदी गुजरती है वो है सिंधु। तो ट्रांस हिमालय को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। तो देखा जाए तो ट्रांस हिमालय को हम प्राचीन हिमालय भी बोल सकते हैं और इसे कृष्णागिरी के नाम से भी जाना जाता है। ट्रांस हिमालय का निर्माण जो होता है वो हिमालयन श्रृंखला में सबसे पहले होता है। सबसे प्राचीन हिमालय कहा जाए तो वो ट्रांस हिमालय है, क्योंकि इसका निर्माण काफ़ी पहले, सबसे पहले होता है। हिमालयन श्रृंखला में सबसे पहले जिसका निर्माण होता है वो है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय के 3 भाग है, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। जहाँ काराकोरम और लद्दाख के बीच श्योक नदी पार होती है, तो वहीं लद्दाख और जास्कर के बीच से सिंधु नदी पार होती है। अब हम इसमें पढ़ेंगे काराकोरम के बारे में। काराकोरम, तो जो काराकोरम है तो विश्व के कुछ प्रमुख ग्लेशियर, यानी कि विश्व के या भारत के भी ग्लेशियर जो हैं, जैसे सियाचिन, बियाफो, हिस्पर, तथा बालटोरा। तो ये ग्लेशियर, ये हिमनद जो है वो काराकोरम श्रृंखला में ही पाए जाते हैं। काराकोरम को बैकबोन ऑफ हाई एशिया, यानी कि उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है। उच्च एशिया की रीढ़ कहा जाता है काराकोरम को। उसके बाद काराकोरम के नीचे लद्दाख और उसके नीचे जास्कर है। उसके बाद हमने ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़ा। उसके बाद हम पढ़ेंगे बृहद हिमालय। एक चीज़ और, यहाँ पे हिंदू कुश है, यहाँ पे कुनलुन है और ये काराकोरम, यानी कि हिंदू कुश, कुनलुन और काराकोरम, ये पर्वत श्रृंखलाएं आपस में ये पर्वत श्रृंखलाएं आके मिलती है और यहाँ काफ़ी बड़े क्षेत्र में पठारी क्षेत्र का निर्माण करती है। इसे हम पामीर का पठार कहते हैं, और पामीर के पठार को विश्व की छत, रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी कहते हैं। पामीर के पठार को विश्व की छत भी बोलते हैं। तो ये इनके कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। उसके बाद हम बढ़ते हैं इसके दूसरे भाग, हिमालय के दूसरे भाग बृहद हिमालय की ओर। हाँ, ट्रांस हिमालय
और बृहद हिमालय के बीच एक लाइन है। ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय को एक जोन अलग करती है, उसको बोलते हैं इंडो सांगपो सचर जोन। इंडो सांगपो सचर जोन। तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जिस जोन के द्वारा अलग होती है उसे इंडो सांगपो सचर जोन बोलते हैं। अब हम पढ़ेंगे हिमालय के विभाजन का दूसरा पॉइंट बृहद हिमालय से। बृहद हिमालय, कल हम इसके दो और भाग यानी कि मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय की चर्चा करेंगे। तो बृहद हिमालय को हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं, हिमाद्री हिमालय भी बोलते हैं। बृहद हिमालय और जो ट्रांस हिमालय है वो काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है, और काफ़ी ऊंचाई पर स्थित होने के कारण हम जानते हैं कि जितनी ऊंचाई पर जो क्षेत्र स्थित है वहाँ पे तापमान उतना ही कम होगा, और तापमान कम होने की वजह से बृहद हिमालय और ट्रांस हिमालय में वर्ष भर हिम होता है, यानी कि वो पूरे सालों भर बर्फ से ढकी हुई होती है, जिस वजह से यहाँ पे वनस्पति और जीव जंतु काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। तो सेकेंड जो है बृहद हिमालय हिमाद्री हिमालय के बारे में हम पढ़ रहे थे। तो विश्व की सर्वोच्च चोटियाँ जैसे एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, उसके बाद नामचा बरवा, तीसरा नंदा देवी, कामेत, कंचनजंगा, हाँ ट्रांस हिमालय में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट छूट गया। जो काराकोरम वाला रीजन है ना, इस काराकोरम की सर्वोच्च चोटी जो है वो K2 है, यानी कि गॉडविन ऑस्टिन है, जो जिसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, जो भारत की सर्वोच्च चोटी है, जिसे गॉडविन ऑस्टिन और या K2 भी बोलते हैं। बृहद हिमालय में एवरेस्ट, नामचा बरवा, नंदा देवी, कामेत, कंचनजंगा जैसे उच्च चोटियां पाई जाती हैं, जिनमें एवरेस्ट जो है सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। इसे विश्व की सर्वोच्च चोटी भी बोलते हैं, ये वर्ल्ड का हाईएस्ट पीक भी है। तो एवरेस्ट को कहाँ पे स्थित है? एवरेस्ट जो है वो नेपाल में स्थित है। तो नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जाना जाता है, और तिब्बत में इसे चोंगलोंगमा के नाम से जाना जाता है। तो बृहद हिमालय जिसकी जो लंबाई है लगभग 2400 से 2500 किलोमीटर तक है, उसके बाद ये ऊंचाई पर स्थित होने के कारण इसमें साल भर बर्फ होता है, यानी कि अधिक ऊंचाई पर स्थित होने के कारण यहाँ पे तापमान काफ़ी कम होती है, जिस वजह से सालों भर ये यहाँ पे बर्फ़ से ढकी हुई होती है। और बर्फ़ से ढकी होने के कारण यहाँ पे वनस्पतियाँ और जीव जंतु काफ़ी कम मात्रा में पाए जाते हैं। विश्व की सबसे ऊंची चोटियाँ भी यहीं पे स्थित है, जैसे एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है वो बृहद हिमालय के अंतर्गत ही आती है। एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है और तिब्बत में चोंगलोंगमा के नाम से जाना जाता है। बृहद हिमालय के बाद आता है हमारा मध्य हिमालय या लघु हिमालय। उसके बाद आता है शिवालिक हिमालय। मध्य हिमालय जो है, मध्य हिमालय को कई श्रेणियों में विभाजित किया जाता है, जैसे महाभारत श्रेणी, नागटिब्बा, धौलाधर और मसूरी श्रेणी में। तो मध्य हिमालय में
समशीतोष्ण जलवायु होने के कारण, यानी कि यहाँ की औसत तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के बीच होती है। तो इस वजह से यहाँ पे काफ़ी आसानी होती है। ये घूमने के लिए, भ्रमण के लिए काफ़ी अच्छा जगह है, काफ़ी अच्छा टूरिस्ट प्लेस है। तो कई फेमस टूरिस्ट प्लेसेस इसी एरिया में, इसी रीजन में स्थित है। और सबसे जो सबसे सदर्न पार्ट है हिमालयन रेंजेस का, चौथे नंबर का, वो है शिवालिक हिमालय। तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय भी काफ़ी लंबा टॉपिक है। इसके बारे में भी हम विस्तृत से जानकारी इकट्ठा करेंगे और नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए हम इतना ही रहने देते हैं। धन्यवाद।